कंक्रीट, एडवांटेज ऑफ कंक्रीट, यह इकोनॉमिकल होता है, यह नॉन कोरेसिव मटेरियल है, इसकी मोस्टली कॉस्ट कम होती है। कंक्रीट की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, इसकी इंग्रेडिएंट आसानी से उपलब्ध होते हैं और यह स्ट्रक्चर को कंप्रेशन में मजबूती प्रदान करता है। डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट की यदि हम बात करें तो यह एक ब्रिटल मटेरियल है, यह टेंशन में वीक होता है। डिफिनीशन ऑफ कंक्रीट, एग्रीगेट बाइंडर तथा वाटर को सही अनुपात में मिलाकर बनाया गया होमोजीनियस मिक्सचर को कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट वास्तव में होमोजीनियस नहीं है, कंक्रीट प्लास्टिक मटेरियल है, जिसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिंगिंग मटेरियल, सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट एंड जिप्सम कंक्रीट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, यदि हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो M5 ग्रेड का जो मिक्सचर होता है रेशियो होता है 1:6:12 होता है, और M7.5 का 1:4:8 होता है, M10 का 1:3:6 होता है एंड M15 का 1:2:4 होता है, और M20 का M/1.5:3 होता है एंड M25 का 1:1:2 होता है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन, पहला है नॉर्मल मिक्स कंक्रीट, दूसरा है डिजाइन मिक्स कंक्रीट। डिजाइन मिक्स कंक्रीट को कंक्रीट की प्रॉपर्टीज जैसे स्ट्रेंथ, स्लंप वैल्यू, कंपैक्शन फैक्टर, वाटर सीमेंट रेशियो के आधार पर डिजाइन करते हैं तथा सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का अनुपात ज्ञात करते हैं, जबकि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में इनका अनुपात IS कोड के अनुसार ज्ञात होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ अकॉर्डिंग टू IS 456/1978, कंक्रीट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 7 ग्रुप। IS 456/1978 M10, M15, M20, M25, M30, M35 एंड M40, यानी कि M10 से M40 तक। IS 456 2000 के अनुसार इसे M5 से M80 तक डिवाइड किया गया है। M5 में से M25 लो स्ट्रेंथ या नॉमिनल कंक्रीट होती है, M30 से M55 तक स्टैंडर्ड कंक्रीट या मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट, जबकि M60 से M80 तक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है। जब से गेट बंद कर लो यार। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, सुपर कंक्रीट 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंस कंक्रीट इसकी डेंसिटी 1800 से 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, एंड लाइट वेटेड कंक्रीट की 500 से 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एक्स्ट्रा लाइट वेटेड कंक्रीट का 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसिंग की बात करें तो प्री कास्ट कंक्रीट, कास्ट इन सीटू कंक्रीट। इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। बाइंडर में सीमेंट, लाइम, जिप्सम आदि आते हैं, और उसके बाद फिर आता है वाटर। नोट पॉइंट, कंक्रीट में एडमिक्सचर का यूज केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करते हैं। विदाउट एडमिक्सचर ओल्ड कंक्रीट, विथ एडमिक्सचर एडवांस कंक्रीट और मॉडर्न कंक्रीट होती है।
यदि हम चलिए आगे देखते हैं। अपैरेंट कोहेशन के लिए कैपिलरी एक्शन जिम्मेदार है तथा कैपिलरिटी एक्शन के लिए सरफेस टेंशन जिम्मेदार होता है। बल्किंग ऑफ सैंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ सैंड माइनस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सैंड अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। सैंड में मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा बढ़ने पर सैंड की बल्किंग बढ़ती जाती है, परंतु एक निश्चित मॉइस्चर के बाद मॉइस्चर के बढ़ने से कणों पर कार्य कर रहे अपैरेंट कोहेशन खत्म होने लगता है, जिसके कारण सैंड का आयतन कम होने लगता है तथा एक ही निश्चित वाटर कंटेंट के बाद सैंड अपने ओरिजिनल आयतन पर आ जाता है। 4 से 6% मॉइस्चर कंटेंट पर सैंड की बल्किंग मैक्सिमम होती है। 12 से 20% पर मॉइस्चर कंटेंट पर सैंड पुनः अपने ओरिजिनल आयतन पर आ जाता है। सैंड की बल्किंग सामान्यतः 40% हो सकती है। सैंड बहुत महीन होने पर यह और अधिक भी हो सकता है। सैंड की फाइनेंस बढ़ने के साथ बल्किंग का मान भी बढ़ता है। फाइनेंस मॉडुलस बढ़ने पर सैंड की बल्किंग कम होती है। साइड इफेक्ट ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। सैंड की बल्किंग के कारण कंक्रीट का आयतन घट जाता है। इसके कारण कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग देखने को मिलता है। नोट पॉइंट सैंड की बैचिंग वेट के अनुसार करने पर बल्किंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन, एक कंटेनर में भरे मॉइस्चर सैंड की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंटेनर को पानी से भर देने के बाद सैंड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर रह जाती है, तो सैंड की बल्किंग ज्ञात करें। 20 - 16 अपॉन 20 इंटू 100 इक्वल टू 20%। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट एंड हीट कंडक्टिविटी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट की स्पेसिफिक ही यह प्रदर्शित करता है कि उस एग्रीगेट में ऊष्मा को अवशोषित करने या स्टोर करने की क्षमता क्या है, जबकि हीट कंडक्टिविटी यह प्रदर्शित करता है कि उसमें ऊष्मा को ट्रांसफ़र करने की क्षमता क्या है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है वाटर। रोल ऑफ वाटर इन कंक्रीट। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, प्रोवाइडिंग वाइब्रिकेशन टू एग्रीगेट आर कंक्रीट। पीने योग्य पानी कंक्रीट बनाने के लिए उपयुक्त होता है। कंक्रीट में पानी की मात्रा अधिक होने पर वाटर तथा सीमेंट के घोल सरफेस पर आ जाते हैं, उसे लेटेंस कहते हैं। वाटर में उपस्थित अशुद्धियाँ कंक्रीट की सेटिंग स्ट्रेंथ तथा ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित करती है। IS 456-2000 के अनुसार यदि हम बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर में वाटर में उपस्थित अशुद्धियाँ कंक्रीट की वाटर में उपस्थित अशुद्धियाँ कंक्रीट की सेटिंग तथा ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित करती हैं। IS 456-2000 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर में जो एक्सेप्टेबल अशुद्धियाँ हैं वो 200 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। इनऑर्गेनिक मैटर के लिए 3000 मिलीग्राम पर लीटर और सल्फेट्स की बात करें तो 400 मिलीग्राम पर लीटर और क्लोराइड्स की बात करें तो RCC में 500 मिलीग्राम पर लीटर और PCC के लिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। सस्पेंडेड मैटर्स की बात करें तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर एंड सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड की बात करें तो 3000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। वाटर में उपस्थित इम्प्योरिटीज की मात्रा ज्ञात करने के लिए टेस्ट की संतुष्टि IS 3025 में अलग अलग पार्ट में
की गई है। IS 516 के अनुसार यदि हम बात करें तो आशुद्ध जल तथा उपलब्ध जल के द्वारा कंक्रीट बनाने पर दोनों की इनिशियल सेटिंग टाइम में ±30 मिनट से अधिक का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अशुद्ध जल तथा उपलब्ध जल से कंक्रीट बनाकर क्यूब टेस्ट करने पर दोनों के स्ट्रेंथ में 10% से अधिक वेरिएशन 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। वाटर का pH मान 6 to 8.5 के बीच होता है। नोट पॉइंट: वाटर के अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी टाइट्रेशन मेथड के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 3025 टेस्ट प्रोड्यूसर 100 ml वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 न्यूटन के सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 ml से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। फिनाल्थलीन इंडिकेटर की उपस्थिति में 100 ml वाटर को न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए 0.1 न्यूटन के HCl का 5 ml से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मेथाइल ऑरेंज की उपस्थिति में ऑयल वाटर में ऑयल के कारण बॉन्ड अच्छा नहीं बन पाता है, जिससे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। वाटर में 2% ऑयल उपस्थित होने पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ 20% तक कम होती है। मिनरल ऑयल, पेट्रोल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल की तुलना में कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कम प्रभावित करता है। कंक्रीट में 2% मिनरल ऑयल उपस्थित होने पर स्ट्रेंथ स्लाइटली इम्प्रूव हो जाती है, परंतु इससे अधिक होने पर स्ट्रेंथ कम होने लगता है। शुगर की यदि हम बात करें तो शुगर वाटर में 0.05% तक शुगर की मात्रा उपस्थित होने पर कंक्रीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0.15 होने पर क्रिया दर कम हो जाती है, परंतु इसकी मात्रा 0.2% से 0.25 तक होने पर यह क्रिया को बढ़ा देता है। सामान्यतः शुगर का उपयोग रिटार्डर के रूप में करते हैं। सी वाटर में साल्ट तथा केमिकल की मात्रा अधिक होने के कारण इसका यूज कंक्रीट में नहीं करते हैं। वाटर में उपस्थित साल्ट बाद में वातावरण से नमी अवशोषित करके स्टील बार को कोरोजन कर देता है। इसका यूज RCC में नहीं किया जाता है। विषम परिस्थितियों में सी वाटर का यूज 3.5% से कम हो का प्लेन कंक्रीट के रूप में कर सकते हैं। नोट पॉइंट: इसके कारण कंक्रीट की 10 से 20% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उस वाटर का यूज क्यूरिंग के लिए नहीं करते हैं जिसमें आयरन की मात्रा 0.08 ppm से अधिक हो। नॉर्मल वाटर में साल्ट की मात्रा 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नोट पॉइंट: लेड नाइट्रेट इज कम्प्लीटली डिट्रैक्टिव फॉर कंक्रीट। सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड्स, salt and suspended particles, total dissolved salt, pH shall not be less than 6 and calcium chloride 2% by weight, sodium hydroid 0.5% by weight of सीमेंट होना चाहिए। इसके बाद न्यू लेसन आता है कंक्रीट ऑपरेशन। कंक्रीट ऑपरेशन, इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उनको हम सबसे पहले देखते हैं। पहला टॉपिक है स्टोरिंग, उसके बाद फिर बैचिंग, फिर मिक्सिंग, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर आएगा हमारा फार्म वर्क, फिर प्लेसिंग,
कंपैक्शन, सरफेस फिनिशिंग, क्यूरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डेड कंक्रीट, ये सभी हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं स्टोरिंग। सीमेंट को गोडाउन में स्टोर करते हैं। इसके बाद हम आता है कंक्रीट ऑपरेशन। सीमेंट को गोदाम में स्टोर करते हैं। एग्रीगेट को साइज के अनुसार समलंबाकार शेप में रखते हैं, जिसकी साइज 1.5 मीटर होती है कि मीटर होती है भाई। स्टोरिंग, सीमेंट को गोदाम में स्टोर करते हैं। एग्रीगेट को साइज के अनुसार समलंबाकार शेप में रखते हैं, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। वाटर को वाटर टैंक में स्टोर करते हैं। एडमिक्सचर को अलग अलग कंटेनर में स्टोर करते हैं। अब इसके बाद आता है बैचिंग। यदि बैचिंग की बात करें तो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को अलग अलग अनुपात में मापने की क्रिया ही बैचिंग कहलाती है। टाइप्स ऑफ बैचिंग: वॉल्यूम बैचिंग एंड वेट बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग में इंग्रेडिएंट को वॉल्यूम के अनुसार मापते हैं। वेट बैचिंग में वेट के अनुसार मापते हैं। सीमेंट की डेंसिटी अधिक वेरिएबल होने के कारण इसे वेट तथा वॉल्यूम बैचिंग दोनों में ही वेट के अनुसार मापते हैं। वाटर को वॉल्यूम के अनुसार मापते हैं लीटर में। 1 लीटर = 1 kg के आधार पर उसे वेट में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। एग्रीगेट को वेट तथा वॉल्यूम दोनों के अनुसार माप सकते हैं। वेट के अनुसार मापने के लिए बैलेंस तथा वॉल्यूम के अनुसार मापने के लिए गेज बॉक्स का यूज करते हैं। गेज बॉक्स का आयतन 1 बैग सीमेंट के आयतन के लगभग बराबर होता है। गेज बॉक्स 27 × 27 × 48 सेंटीमीटर का होता है या फिर 30 × 30 × 39 सेंटीमीटर का भी होता है। इसके बाद कम क्रॉस सेक्शन तथा गेज बॉक्स अधिक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। IS 4925/2004 के अनुसार कंक्रीट बैचिंग मिक्सिंग पार्ट के अनुसार इंग्रेडिएंट को मापने का टोलरेंस निम्नलिखित के अनुसार लेते हैं। एक तरफ इंग्रेडिएंट है, उसके बाद दूसरी तरफ टोलरेंस। वाटर का टोलरेंस की बात करें तो ±1% सीमेंट का, ±1% सैंड का, ±2% एंड कोर्स एग्रीगेट का, ±2% एडमिक्सचर का, ±3% लेते हैं। वेट बैचिंग ग्रेटर देन मोर एक्यूरेट। वेट बैचिंग मोर एक्यूरेट देन वॉल्यूम बैचिंग। स्टैंडर्ड या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में वेट बैचिंग का यूज करते हैं। नॉर्मल कंक्रीट के लिए वॉल्यूम बैचिंग का यूज करते हैं। इसके बाद आता है मिक्सिंग। कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को आपस में मिलाकर होमोजीनियस कंक्रीट बनाने के प्रोसेस ही मिक्सिंग कहलाता है। टाइप्स ऑफ मिक्सिंग की यदि हम बात करें तो हैंड मिक्सिंग एंड मशीन या मैकेनिकल मिक्सिंग हो जाएगा। हैंड मिक्सिंग की यदि हम बात करें तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट तथा सीमेंट को ड्राई कंडीशन में प्लेटफॉर्म पर ड्राई मिक्सिंग करते हैं, फिर आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। हैंड मिक्सिंग द्वारा कंक्रीट की उतनी अच्छी मिक्सिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम प्राप्त होती है। इसे इम्प्रूव करने के लिए 10% एक्स्ट्रा सीमेंट मिला देते हैं। इसके बाद आता है मैकेनिकल मिक्सिंग या मशीन मिक्सिंग। इस प्रोसेस में कंक्रीट की मिक्सिंग के लिए मिक्सर का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सर: बैच मिक्सर एंड कंटिन्यूअस मिक्सचर। बैच मिक्सचर की यदि हम बात करें तो इस प्रकार के मिक्सचर में कंक्रीट एक टाइम इंटरवल के बाद प्राप्त होती है। इसके बाद कंक्रीट की मात्रा कम प्राप्त होती है, इसलिए इसके लिए प्राप्त होती है।
बैच मिक्सर निम्न प्रकार के होते हैं: ड्रम टाइप बैच मिक्सर और पैन टाइप बैच मिक्सर। ड्रम टाइप बैच मिक्सर की यदि हम बात करें तो टाइप्स ऑफ ड्रम टाइप मिक्सर। पहला है टिल्टिंग ड्रम टाइप मिक्सचर। इसमें मिक्सिंग के बाद ड्रम के टिल्ट करने से कंक्रीट बाहर आती है। इसे निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं: 100T, 140T, 200T, 240T, 280T, 340T etc। उपरोक्त में टी का अर्थ है टिल्टिंग से, जबकि पहले की न्यूमेरिकल वैल्यू का अर्थ उसकी ड्रम की कैपेसिटी से है। मतलब कि यदि हम 100T की बात करें तो 100 उसकी कैपेसिटी हो जाएगी और टी का मतलब टिल्टिंग। मिक्सिंग के बाद कंक्रीट को सडनली बाहर निकालने के कारण इसमें सेग्रीगेशन की संभावना होती है। इस मिक्सचर को कभी कभी 285 से या 200 के रूप में भी लिखते हैं, जिसका अर्थ है 285 ड्राई कंडीशन में इंग्रेशन का आयतन है, जबकि 200 मिक्सिंग के बाद कंक्रीट का आयतन है, जिसे यील्ड कंक्रीट कहते हैं। नॉन टिल्टिंग ड्रम की यदि हम बात करें तो इस प्रकार के मिक्सचर में मिक्सिंग के बाद कंक्रीट ड्रम के टिल्ट होने से नहीं निकलती है, जबकि दूसरी तरफ लगे क्रीट के द्वारा धीरे धीरे बाहर निकलती है। 100NT, 140NT, 280NT, 340NT, 400NT etc से इसको व्यक्त करते हैं। इसमें कंक्रीट धीरे धीरे बाहर निकलती है, अतः सेग्रीगेशन की संभावना ज़्यादा होती है। रिवर्स ड्रम टाइप्स मिक्सचर। इसमें मिक्सचर के बाद कंक्रीट रिवर्सिंग के कारण ड्रम से बाहर निकलती है। इसे निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं: 200R, 240R, 280R, 380R आदि। स्प्लिटिंग ड्रम टाइप मिक्सचर। इसमें मिक्सिंग के बाद ड्रम के स्प्लिट होने से कंक्रीट बाहर निकलती है। ट्रांजिट मिक्सचर। यह एजिटेटर्स कार्स का विकसित रूप है। इसमें ट्रक के ऊपर ड्रम लगा होता है, उसे ट्रांजिट मिक्सचर कहते हैं। इसकी कैपेसिटी 4 से 12 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने की होती है। इसका साइज स्मॉल तथा मीडियम वर्क के लिए करते हैं। इसमें मिक्सिंग के साथ साथ कंक्रीट का ट्रांजिशन भी होता है। पैन टाइप मिक्सचर। इसके बाद आता है वर्कएबिलिटी टेस्ट। इसको हम बाद में देखते हैं।